नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BHIC 110 के चैप्टर नंबर 13 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा किसान और आदिवासी प्रतिरोध। चैप्टर में मुख्यतः हमें यह बताया जाएगा कि ब्रिटिश शासन की नीतियां इतनी क्रूर हो चुकी थी कि अब जनता की वो सहन क्षमता से बाहर थी। अंततः साधारण लोगों ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अपनी आवाज़ों को उठाया और उन आवाज़ों को उतनी ही क्रूरतापूर्वक, उतनी ही निर्दयता से दबा दिया गया। 1857 के विद्रोह से पहले भी कई सारे विद्रोहों की एक श्रृंखला उठी थी भारत में, जिनमें से कुछ विद्रोह को इन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, जैसे कि सन्यासी विद्रोह, रंगपुर का किसान विद्रोह, भील विद्रोह, मैसूर का विद्रोह, कौल विद्रोह, फराइजी आंदोलन, मोपाला विद्रोह, संताल विद्रोह। इन सब के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ यही बताया जाएगा इन सभी विद्रोहों का कारण क्या था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने एक वर्ड क्लियर कर दूं, ये विद्रोह होता क्या है। देखिए, दो शब्द हमारे सामने आते हैं, एक क्रांति और एक विद्रोह। तो जब कोई विद्रोह सफल हो जाता है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? क्रांति। और जब कोई क्रांति असफल हो जाती है तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं? विद्रोह। जब हम शासन के खिलाफ एक आवाज़ उठाते हैं और वो आवाज़ हमारी जो होती है वो शासन को बदलने के लिए होती है कि हम पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरे के पूरे सिस्टम को बदल देंगे। तो जब हम सिस्टम को बदलने के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए धरने, प्रदर्शन, हिंसक गतिविधियां करते हैं, तो अगर हम उसमें सफल हो गए तो सत्ता हमारी है। फिर ये इतिहास के पन्नों में क्रांति के रूप में लिखी जाती है, जैसे रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब सफल विद्रोह थे। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो जब ये क्रांतियां असफल हो जाती हैं तो सत्ता द्वारा इन सभी को राजद्रोह के रूप में घोषित करके फांसी पर लटका दिया जाता है। जैसे कि 1857 की क्रांति में ये क्रांति असफल नहीं हुई, सभी लोगों को देशद्रोही घोषित करके मार दिया गया। इसलिए इतिहास के पन्नों में उसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। तो विद्रोह और क्रांति का मतलब आप समझ गए होंगे। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो देश में किसानों का विरोध हो रहा था, आदिवासियों का विरोध हो रहा था, इसके कारण क्या थे। तो सीधी सी बात है, जो ब्रिटिश नीति थी वो भारतीयों के प्रति कैसी थी? बहुत ही ज़्यादा क्रूर, बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी। वो जितना से ज़्यादा भारतीयों को धन के मामले में आर्थिक रूप से ख़त्म करना चाहते थे, उन्होंने किया। नए नए नीतियाँ लगाई गई, नए नए कानून बनाए गए, और उसका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ ये था किसानों को चूसना। ऐसे में आगे चलकर किसान अपने आप को अपंग मानने लगे और परिणाम ये हुआ कि फाइनली उनकी सहन क्षमता से चीज़ें बाहर होने लगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ऐसे कुछ चीज़ें यहाँ पर पॉइंट्स में बताई जाएगी, जहाँ ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में ऐसा नहीं है कि विद्रोह नहीं होते थे। मुगलों के खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ भी विद्रोह होते थे। शासक वर्ग के खिलाफ अनेक किसान विरोध हुए हैं, अगर हम 17वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के दौरान आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसे में जब औपनिवेशिक शासन कायम हुआ, यानी कि अंग्रेजों का शासन कायम हुआ, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिसके परिणाम स्वरूप किसानों ने, आदिवासियों ने ऐसा महसूस किया कि उनके साथ छल किया जा रहा है। जैसे कि भारतीय बाजारों में ब्रिटेन के नए नए माल आकर बिकने लगे। परिणाम उसका ये हुआ कि भारत में जो सूती कपड़ा उद्योग था, भारत का जो हथकरघा उद्योग था, भारत की जो शिल्प कलाएँ थी, ये पूरी तरीके से नष्ट हो गई। क्योंकि भारत की शिल्प कला, भारत के हाथों से बने हुए सामान ब्रिटेन के मशीनों के बने हुए सामान से कंपटीशन कर ही नहीं पाए, क्योंकि उन सामानों की कीमत कम होती थी और हमारे यहाँ के सामानों की कीमत ज़्यादा। परिणाम ये हुआ कि हमारे उद्योग पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। किसान फसल उगाने और काटने के बीच के समय में जो छोटे छोटे काम कर लिया करता था, वो सभी काम उसके पूरी तरीके से बंद हो गए। इसके अलावा भारत से बड़े पैमाने पर धन को इंग्लैंड भेजा गया। यानी कि देखिए, जब किसी देश का सामान हमारे यहाँ आकर बिक रहा है मान लीजिए, और फिर वहाँ से और हमारे देश में कोई प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा उसी देश को भेज दिया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे कि धन का ये निकासी सिद्धांत है। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको कि सपोज डैट हम लोग अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिका में रहकर वहाँ काम कर रहे हैं, और वहाँ से जितना भी कमा रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, 50% वहीं खर्च कर दे रहे हैं और 50% लाकर इंडिया में खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका का 50% वो पैसा जो है हम इंडिया में आके खर्च कर रहे हैं। ऐसा सभी लोग खर्च करने लग जाए तो धीरे धीरे अमेरिका में मुद्रा की कमी आ जाएगी। तो इंग्लैंड वाले ऐसे करते थे, ये भारत में आते थे,
भारत से क्या करते थे, करों की वसूली करते थे, भारत से प्रॉफिट अर्न करते थे, लेकिन वो भारत में खर्च नहीं करते थे। वो कहाँ खर्च करते थे, ब्रिटेन में ले आकर। परिणाम ये होता था कि भारत से बड़ी मात्रा में धन उस देश में चला जाता था। अब जैसे हम लोग हैं, हम अपने देश में कमाते हैं, अपने देश में खर्च करते हैं। तो अपने देश में कमा रहे, अपने देश में खर्च कर रहे, तो देश की मुद्रा देश में ही है। तो ये जो धन निकासी का सिद्धांत था ना, इसने बड़े पैमाने पर हम लोगों को कमजोर किया। इसके अलावा तीसरा बड़ा कारण था अंग्रेजों का जो भू राजस्व व्यवस्था थी। इन्होंने जो कर की नई प्रणाली बनाई, टैक्स वसूलने की नई प्रणाली बनाई, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान अपनी ज़मीन से बेघर हो गए। आदिवासी बेचारों को अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदिवासियों की भूमि पर कब्जा कर लिया गया। राजस्व वसूलने के लिए बड़े पैमाने पर किसानों का शोषण किया गया, ग्रामीण समाज का शोषण किया गया। आदिवासी जितने भी क्षेत्र थे, उन सब पर ब्रिटिश प्रशासन को बढ़ावा दिया गया, और उसका उद्देश्य यह था कि आदिवासियों की जमीनों पर भी परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से कृषि की जाए, व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में इन शोषणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप आदिवासी और किसानों ने अपनी आवाज़ उठा दी, और इसी को हम इस चैप्टर में विद्रोह के रूप में जानेंगे। किसान और आदिवासी समाज पर एक विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। कंपनी और उसके एजेंट किसानों के अधिशेष उत्पादन को भी हड़प लेते हैं। करों का बोझ काफ़ी हद तक बढ़ा दिया जाता है, और किसान पूरी तरीके से बिचौलिए, अधिकारियों, व्यापारियों और महाजनों के चंगुल में फंस जाता है। परिणाम स्वरूप कृषि का विकास संभव ही नहीं, और कृषि कर्ज के जाल में डूब जाती है। और किसान के सामने दो ही ऑप्शन थे, या तो वो आत्महत्या कर ले या फिर सामने वाले की जान ले ले। तो ऐसे में किसानों ने विद्रोह का रास्ता चुना, और परिणाम था कई विद्रोह भारत में हुए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हमारे कोर्स में बताए गए हैं। जिनमें से पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। जब हम सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे हम सन्यासी विद्रोह भी कह सकते हैं और फकीर विद्रोह भी कह सकते हैं। ये आंदोलन 1770 में लगभग शुरू हुआ था। हालांकि हमारी किताब में लिखा है 1763 to 1800। इसके अलावा किताब में देखिए बहुत सारी मिसप्रिंट भी, यानी कि बहुत सारी जगह हिंदी भी गलत लिखी हैं, तो इसलिए मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ें और भी पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो उसे नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज आप 1 से 2 बार सुन लीजिए तो भी आपको याद हो जाएगा। तो जब हम बात करते हैं सन्यासी विद्रोह की, तो सन्यासी विद्रोह का जो वर्णन किया गया ना, वो कहाँ किया गया, यानी कि इस विद्रोह के बारे में पता कैसे चलता है। तो आप सभी नाम जानते होंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिन्होंने वंदे मातरम लिखा है हमारा। तो उनका एक नॉवेल है आनंद मठ। तो आनंद मठ जो उपन्यास है उसमें भी सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। और ऐसे ही बंकिम चंद्र ने एक और नॉवेल लिखा है देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी उपन्यास जो है और आनंद मठ जो उपन्यास है, इसमें सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया, जिससे हमें सन्यासी विद्रोह के बारे में पता चलता है। अब हम जानते हैं कि विद्रोह हुआ क्यों। तो क्या हुआ था, 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। यह माना जाता है इस अकाल में ना 1 करोड़ लोग मारे गए थे कम से कम। तो ऐसे में बहुत सारे हिंदू, बहुत सारे मुस्लिम साधु ग्रुप बनाकर एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे। किसके लिए? अन्न के लिए। खाना मांग मांग कर ये लोग खाते थे। तो इसलिए ये लोग जो भगवान की उपासना करते थे, मांग मांग कर खाते थे, इसलिए इनका नाम पड़ गया फकीर, सन्यासी। ये लोग भिक्षुक थे, और कई बार जब इन्हें पैसा नहीं मिलता था खाने पीने के लिए, इनके पास पूर्ण रूप से सामान नहीं होता था, तो ये धनी लोगों को लूट लेते थे। कई बार तो सरकारी अधिकारियों के घरों में लूटपाट कर लेते थे। जहां पर भी इन्हें खाद्यान्न भंडार दिखता था, अचानक ये हमला कर देते थे। किसानों की बढ़ती दिक्कतों और जो राजस्व की करें थी, इसकी वजह से बहुत छोटे छोटे जमींदार, रिटायर्ड सैनिक और गांव के गरीब किसान भी इन सन्यासों के दल में शामिल हो गए। यह माना जाता है कि बिहार और बंगाल में 5 से 7 हज़ार लोगों का ग्रुप बन चुका था, और ये लोग ना गुरिल्ला युद्ध यानी कि छुपकर युद्ध करने की तकनीक अपनाते थे। धनी व्यक्तियों के खाद्यान्न भंडारों पर ही हमला बोल देते थे, सरकारी खजानों को लूट लेते थे। कई बार तो लूटा वतन गरीबों में बांट दिया जाता था। जैसे कि बोगरा और मेमन सिंह ने अपनी स्वतंत्र सरकारें बना ली, और ये चीज़ें का उल्लेख भी किया गया है। तो ये माना, लेकिन अंग्रेजों ने क्या लिखा है? अंग्रेजों ने इनके बारे में लिखा है कि ये सन्यासी और फकीर के नाम से डकैतों का दल था, यानी कि डाकू दल था। ये इलाकों में अव्यवस्था फैला रहे थे। तीर्थयात्रियों के रूप में बंगाल के प्रमुख हिस्सों में भिक्षा और लूट खसोट काम करते थे, यानी कि तीर्थयात्रियों का भेष बनाते थे, यात्राओं के लिए निकलते थे और बदले में लूटपाट करते थे। अकाल के बाद के वर्षों में इनकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। भूखे किसान भी इसमें शामिल हो गए। ऐसे में अंग्रेजों ने क्या करा? इस विद्रोह का पूरी तरीके से दमन कर दिया।
इस आंदोलन में कुछ प्रमुख नेता थे, अमर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी और बहुत क्रूरतापूर्वक इस विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया गया। तो सन्यासी विद्रोह के कारण, सन्यासी विद्रोह में कौन लोग शामिल थे और इसका वर्णन हमें कहाँ मिलता है, ये प्रश्न आएगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं। आगे चैप्टर में बंगाल के रंगपुर किसान विद्रोह की बात की गई है। देखिए, जो बंगाल का रंगपुर किसान विद्रोह था, वैसे तो ये जमींदारों के खिलाफ चलाया गया विद्रोह था, लेकिन इसका भी मूल कारण ईस्ट इंडिया कंपनी थी। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब 1764 का बक्सर का युद्ध जीता, तो बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद इसे दीवानी हैसियत प्राप्त हो गई बंगाल में। अब बंगाल में जब दीवानी हैसियत प्राप्त हो गई, तो इसने क्या करा, यहाँ की पूरी राजस्व व्यवस्था को पलट दिया, पूरी जो कर प्रणाली थी उसे बदल दिया। इसने एक नई प्रकार की प्रथा शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप जमींदारों को अत्यधिक अधिकार मिल गए। अब ऐसे में बंगाल के 2 जिलों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, एक का नाम था रंगपुर और एक का नाम था दिनाजपुर। रंगपुर और दिनाजपुर में जो ठेकेदार था वो था देवी सिंह। देवी सिंह और उसके एजेंटों ने उत्तर बंगाल के इन दोनों जिलों में बड़ा आतंक फैला रखा था। जमींदारियों पर बड़े बड़े कर बढ़ा दिए गए थे, जिसका भुगतान किसान कर ही नहीं पाते थे। तो ऐसे में देवी सिंह और उसके आदमी किसानों को बड़ी बुरी तरीके से पीटा करते थे, उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे, उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी, उनके घर जला दिए जाते थे। जो भी लोग अपने अपने करों की अदायगी नहीं कर पाता था, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया जाता था, इवन उनके घर की औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता था। ऐसे में किसानों ने कंपनी के अधिकारियों के सामने फरियाद रखी कि हाँ भाई, हमारे साथ इतना शोषण किया जाता है, लेकिन कंपनी ने उनकी फरियाद नहीं सुनी। न्याय नहीं मिला किसानों को, तो किसान कानून अपने हाथों में ले गई। ऐसे में इन्होंने नगाड़े बजाकर किसानों के एक विशाल समुदाय को इकट्ठा कर लिया। किसानों ने तलवार, भाले, तीर और कमान इन सबको अपना हथियार बनाया। उन्होंने धीरज नारायण को अपना नेता चुना और उन्होंने स्थानीय कचहरियों, ठेकेदार, स्थानीय एजेंट, खाद्यान्न भंडारों और जितने भी सरकारी अधिकारी थे, इन सब पर आक्रमण कर दिया। इवन इन्होंने सरकारी कैद में जितने भी बंदी थे उन्हें भी छुड़ा दिया। विद्रोहियों ने अपनी अलग सरकार बनाई, सरकार को राजस्व देना बंद कर दिया। अब विद्रोह के चलाने के लिए किसानों से चंदा वसूल किया जाने लगा। हालांकि आगे चलकर ब्रिटिश ने अपनी सेना के दम पर इस विद्रोह को भी कुचल दिया। देखिए, किताब में जब आप आंकड़ों की बात करेंगे, किताब में आप सन की बात करेंगे, तो बहुत सारे सन इसमें गलत लिखे हैं। तो प्लीज़ किताब के आंकड़ों पर ना जाएं, सिर्फ किताब में अपने सिलेबस पर ध्यान दें और स्टोरी पर ध्यान दें। हाँ भाई, ये चीज़ किस वजह से हुई थी। अगर आप सन पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें गलत याद हो जाएगी, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है। इस किताब में बहुत सारे सन गलत लिखे हुए हैं भाई। अगला विद्रोह है भील विद्रोह। तो देखिए, जो भील हैं ये खानाबदोश होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में बसे हुए थे, जो भील जनजाति थी। 1818 की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया, एक जगह थी खानदेश। तो खानदेश पर जब अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में क्या करा, अपने नियम कानून लागू करने शुरू कर दिए। ऐसे में इन भील जनजाति के लोगों को ये लगने लगा कि अगर अंग्रेज इस क्षेत्र में आए तो धीरे धीरे करके उन्हें इस क्षेत्र से भगा दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में चारों तरफ विद्रोह की एक आग फैल गई और भीलों ने कई छोटे छोटे दल बनाकर मैदानी इलाकों में लूट खसोट शुरू कर दी। इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भी आक्रमण किया, हालांकि अंग्रेजी सेना ने इन्हें दबा दिया। इसके बावजूद अंग्रेज भीलों को अपने पक्ष में नहीं कर सके, भले ही उन्होंने इनके विद्रोह को दबा दिया हो। तो इसका संबंध कहाँ से था, भीलों का संबंध था खानदेश से। और प्रमुख इनका डर क्या था, इनका डर ये था कि कहीं बाहरी लोग यहाँ बसा ना दिए जाएं और इनको इनके क्षेत्र से भगा ना दिया जाए, इसलिए इन्होंने विद्रोह कर दिया। हालांकि अंग्रेज सरकार ने इसे दबा तो दिया, लेकिन इन्हें अपने पक्ष में ना ले सकी। अगला विद्रोह है मैसूर का विद्रोह। तो देखिए, मैसूर की जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने नाम आता है टीपू सुल्तान का। तो टीपू सुल्तान जब अंग्रेजों के खिलाफ हार गया मैसूर के युद्ध में, तो उसके बाद अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासकों को यहाँ की सत्ता सौंप दी और उनके ऊपर अपनी संधियाँ थोप दी। ऐसे में मैसूर के नए शासकों पर एक नया दबाव आ गया कि उन्हें सबसे पहले इतनी वसूली करनी है जो वो कंपनी की जेब भर सकें, और उसके साथ साथ वो वसूली भी करनी है जिसके दम पर वो अपना शासन चला सकें। ऐसे में उन्होंने क्या करा, करके जो दर थी उसे बढ़ा दिया। ऐसे में किसानों के ऊपर बोझ आ गया और किसानों ने फिर क्या करा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लूट खसोट करने वालों के खिलाफ अपना विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साधारण से बंदे को, जिसका नाम था सरदार मल्ला, इसे अपना नेता चुन लिया। किसानों ने मैसूर शासन की अवज्ञा करनी शुरू कर दी, यानी कि उनकी आज्ञा नहीं माननी कर दी। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजी सेना ने क्या करा, इस क्षेत्र पर पूरे कब्जा कर लिया और इसका प्रशासन कहाँ आ गया, अंग्रेजों के हाथ में। यानी कि मैसूर विद्रोह की बात की जाए तो विद्रोह किसके नेतृत्व में लड़ा गया है, एक साधारण सा किसान था जिसका नाम सरदार मल्ला था।
इन्होंने प्रशासन के भ्रष्टाचार, लूट खसोट के परिणाम स्वरूप यहाँ के किसानों ने क्या करा, आंदोलन। यानी कि जितने भी आप किसान आंदोलन करे पढ़ेंगे तो इनमें लगभग ना एक जैसे कारण रहेंगे, जिसकी बात हमने शुरुआत में कर ली है। अगला विद्रोह है कोल विद्रोह। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कौन सा विद्रोह कौन सी जगह से है और उसका नेता कौन सा है, बाकी ना रीजन एक जैसे होंगे हर किसी के। तो ये झारखंड के सिंहभूम जिलों में लड़ा गया विद्रोह था। कौन सा? कोल विद्रोह। ये छोटा नागपुर, मयूरभंज की राजाओं ने कई बार अधीनस्थ करने की कोशिश करी इस क्षेत्र को। किसको? झारखंड में सिंहभूम जिले को। तो ऐसे में यहाँ के सरदारों ने अपना एक समूह बनाया और इनके खिलाफ क्या कर दिया, इन्होंने विरोध कर दिया। यह माना जाता है इस इलाके में अंग्रेजों के प्रवेश और कोल सरदारों की सत्ता के ऊपर अंग्रेजों का कानून स्थापित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी जनता को ये लगने लगा कि अंग्रेजी सरकार हमारी प्रथाओं को बदल रही है, हमारी संस्कृति में हस्तक्षेप कर रही है। परिणामतः इन आदिवासियों ने, कोल जनजाति के आदिवासियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। यह माना जाता है कि सिंहभूम के आसपास के इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत कायम होने के बाद बाहर के लोग बसने लगे, जिसके कारण काफ़ी जमीन आदिवासियों की क्या करी जाने लगी, छीनी जाने लगी और आदिवासियों को उनकी ही भूमि से भगाया जाने लगा। ऐसे में इनकी भूमि का जो हस्तांतरण हो रहा था, व्यापारी महाजनों का जो इनके क्षेत्रों में आवागमन हो रहा था, परिणामस्वरूप इन लोगों ने सोचा कि इससे तो हमारी संस्कृति खत्म हो जाएगी। ऐसे में ये विद्रोह हो गया। ये विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलाम और सिंहभूम तक फैल गया। बाहर से आकर बसे लोगों पर आक्रमण किया गया, उनके घर जला दिए गए, उनकी संपत्ति लूटी गई। हालांकि अंग्रेजी फौज ने इस विद्रोह को कठोरता से दबा दिया। तो देखियो, आज भी अगर हम बात करेंगे ना, वर्तमान में बात करेंगे आदिवासी आंदोलन की, तो ज़्यादातर आदिवासी ये कहते हैं कि उनकी संस्कृति में कोई हस्तक्षेप ना करें। जैसे कि भारत में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में आप देखेंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दे होते ही रहते हैं। अगला आंदोलन है फराइजी आंदोलन। तो फराइजी संप्रदाय की स्थापना, ये थोड़ा सा धार्मिक आंदोलन है। फराइजी संप्रदाय की स्थापना फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। हालांकि ये भी करों की ऊंची दर की वजह से किया गया था। इसमें भी किसानों को अपनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया था। ऐसे में जमींदार और अंग्रेज शासकों के खिलाफ इन लोगों ने क्या कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। आगे चलकर इस आंदोलन की जो कमान संभाली वो दुद्दू मियां ने संभाली और ये धीरे धीरे करके आंदोलन क्या हो गया, धार्मिक हो गया। इन्होंने कहा कि इस पूरी जमीन पर केवल एक ही ईश्वर का अधिकार है। तो ऐसे में असमानता कहाँ से आ गई? हर जगह समानता होनी चाहिए। कोई बंदा कैसे भी करके अपनी अपनी जमीनों पर अपने अपना प्रयोग कर सकता है, उसकी जमीनों को आप क्यों कब्जा कर रहे हैं? ऐसे में इन्होंने पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों में अपनी सरकार की स्थापना करी। किसानों के झगड़ों को निपटाने के लिए उन्होंने अपनी अपनी अदालतें लगानी शुरू कर दी। आगे चलकर क्या हुआ, घरों और कचहरियों को लूटा गया, नील के कारखानों को जला दिया गया। ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप करेगी, अपनी सेना को भेजेगी, दुद्दू मियां को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस प्रकार से फराइजी विद्रोह का अंत हो जाएगा। केरल का मोपाला विद्रोह बहुत फेमस विद्रोह है भाई। केरल, ये माना जाता है जो मोपाला था ना, ये बाहर से आकर बसे थे। ये माना जाता है कि ये अरब से आकर बसे थे और इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आके हिंदू धर्म अपना लिया था और फिर आराम से यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे। तो यहाँ पर जो लोग थे खेतिहर किसान थे, जिनकी अपनी ज़मीनें भी थी। कुछ ऐसे थे जिनकी अपनी ज़मीनें नहीं थी तो दूसरे की ज़मीन पर खेती करते थे। कुछ छोटे छोटे व्यापारी और मछुआरे भी यहाँ पर रहते थे। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिश आकर यहाँ पर बस गए तो इनकी ज़मीनों को नियंत्रण में कर लिया गया। इनकी ज़मीन का मालिक एक व्यक्ति को बना दिया गया और इनसे ही इनकी ज़मीनें छीन ली गई, यानी कि इनको इनके घर में ही बेगाना कर दिया गया। अब क्या हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा कर निर्धारित कर दिया गया, अवैध कर लगाए जाने लगे, ज़मीन से इन्हें बेदखली करने लगी गई। सरकारी कर्मचारी इनके साथ लिए खराब रवैया अपनाने लगे। परिणाम ये हुआ, इन मोपालाओं ने जमींदारों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ, दोनों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इन्होंने क्या करा, हथियार उठा लिए गए। कई बार इनके विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन कई बार ये विद्रोह करते रहे। लगभग 22 छोटे छोटे विद्रोह इन्होंने किए थे इस दौरान, लगभग 20 सालों में। इस विद्रोह की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों की बात करी और हिंदू मुसलमान दोनों ने एकजुट होकर इसमें क्या करा, कार्य किया। और 1857 के विद्रोह से पहले का जो अंतिम विद्रोह था वो था संथाल विद्रोह। तो देखिए, संथाल एक जनजाति है। संथाल एक आदिवासी जनजाति है जो झारखंड और बिहार और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्रों में निवास करती है। इन संथालों को शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही लेकर आई थी राजमहल की पहाड़ियों पर खेती करने के लिए। राजमहल की पहाड़ी का इलाका आज पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो ये संथाल वीरभूम, बांकुरा, मुर्शिदाबाद, पाकुड़, दुमका, भागलपुर, पूर्णिया जिले के रहने वाले थे। और जहाँ संथाल रहते थे इस जगह को दामिने को कहा जाता था या फिर संथालों का परगना कहा जाता था। अब इस इलाकों में पता है क्या हुआ, इन संथालों को ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ही लेकर आई थी दिहाड़ी मजदूर पर, कि भाई तुम्हें दिहाड़ी मजदूर पर लेकर आया जा रहा है, इस ज़मीन को तुम्हें खेती लायक बनाना है। ऐसे में इन संथालों ने क्या करा, पूरे पूरे जंगलों को साफ किया,
यानी कि वहाँ के पेड़ काटे, उन्हें हल के माध्यम से यहाँ पे खेती की, यहाँ के आदिवासियों को यहाँ से भगा दिया गया। फिर आगे चलकर क्या हुआ, जब ये ज़मीन पूरी की पूरी उपजाऊ हो गई कि इन संथालों ने अपने गांव बसा लिए, तो ब्रिटिश द्वारा क्या करा गया, इनको इनकी ज़मीनों से बेदखल करना शुरू कर दिया गया। इनके ऊपर कर लगाने शुरू कर दिए गए। इनकी ज़िंदगी बेचारी बहुत ज़्यादा कष्ट में हो गई। इनका बड़े पैमाने पर सीधे साधे जो संथाल थे इनको शोषित किया जाने लगा। जैसा कि 1956 में कैलकाटा रिव्यू में एक लेखक ने लिखा है इनकी स्थिति के बारे में कि जमींदार और पुलिस, राजस्व विभाग और न्यायालय सब मिलकर एक साथ सीधे साधे और विनम्र संथालों का शोषण कर रहे हैं। उनकी ज़मीन और संपत्ति उनसे छीनी जा रही है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें तरह तरह से सताया जा रहा है। कर्ज के लिए उनसे 50 से 500% तक क्या लिया जा रहा है, सूद लिया जा रहा है, यानी कि ब्याज लिया जा रहा है। इवन बाज़ारों में उनका सामान कम तोला जा रहा है। उन गरीब लोगों के खेतों में धनी लोग अपने अपने जानवर और खच्चरों, यहाँ तक कि हाथियों को चरने के लिए छोड़ दे रहे हैं, यानी कि उनकी जो फसलें उसे भी खराब कर दिया जा रहा है। महाजनों, व्यापारियों और जमींदारों की इस शोषण से तंग आकर फाइनली संथालों ने बगावत कर दी। आरंभ में संथालों ने जमींदारों को ही लूटा, उनके घरों में डकैती कर ली, उनके घरों में आग लगा दी। इसके बाद इन्होंने नंबर लगाया पुलिस और स्थानीय अधिकारियों का, और पुलिस की मार ने उन्हें और उग्र बना दिया। यहाँ पर दो बंदे थे, एक का नाम था सिद्धू और एक का नाम था कानू। ये दोनों नेता बनकर आए दोनों संथालों के, और इन्होंने कहा कि हम दोनों भाई ईश्वर के भेजे हुए दूत हैं और हम वापस से पुराने सुनहरे दिन ला देंगे संथालों के। परिणाम ये हुआ कि संथालों ने जमींदार, महाजनों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह कर दिया और बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को मारा। लेकिन अंततः उतनी ही क्रूरता से अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को भी दबा दिया गया। हालांकि क्योंकि अंग्रेजों के पास जो शस्त्र अस्त्र थे वो उनसे अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, ये परंपरागत शस्त्रों से लड़ रहे थे, तलवार और भालों से, और अंग्रेजों के पास बंदूकें थीं। इसी वजह से जो संथाल विद्रोह था ये यहीं पर ख़त्म हो गया। तो जो प्रमुख विद्रोह हमारे कोर्स में पढ़ाए गए वो सन्यासी विद्रोह पढ़ा हमने, रंगपुर का किसान विद्रोह पढ़ा, भील विद्रोह, मैसूर विद्रोह पढ़ा, कोल विद्रोह और फराइजी विद्रोह पढ़ा, मोपाला और संथाल विद्रोह पढ़ा। चैप्टर से जो प्रश्न आएगा वो यही आएगा कि 1857 से विद्रोह से पहले भी क्या हमारे देश में विद्रोह हुए। तो देखिए लगभग 100 से ज़्यादा विद्रोह हुए हैं, लेकिन हमारे कोर्स में 6-7 ही दिए हैं। तो जब आप आगे चलकर बड़ी तैयारी करते हैं, स्पेक्ट्रम जैसी बुक पढ़ते हैं या विपिन चंद्रा पढ़ते हैं, तो आपको उन विद्रोहों के बारे में बताया जाता है। तो इससे पता चलता है कि 1857 का विद्रोह कोई अकेला ऐसा विद्रोह नहीं था जिसके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले भी छोटे छोटे बहुत सारे विद्रोह हो चुके थे, लेकिन ये विद्रोह स्थानीय थे जिसकी वजह से विद्रोह सफल नहीं हो पाए। आगे चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ ये दिया गया है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे कि 1857 से पहले लोकप्रिय विद्रोहों का स्वरूप कैसे था। यानी कि जो 1857 का विद्रोह बड़ा विद्रोह था, उससे पहले के जितने विद्रोह हुए उनका स्वरूप कैसा था। तो जब हम विद्रोह के स्वरूप की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि उसमें नेता कौन था, उसमें किन किन लोगों ने भागीदारी करी, किन किन संगठनों ने भागीदारी करी, किस प्रकार से उन्होंने योजनाएं बनाई और किस प्रकार से अपनी योजनाओं को मूर्त रूप दिया। तो जितना आपने अब तक पढ़ा है वही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हैं। थोड़ा सा मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। तो देखिए 1857 के विद्रोह से पहले जितने विद्रोह हुए उसमें सबसे बड़ी बात ये रही कि इन विद्रोहों की जो लीडरशिप थी वहाँ के स्थानीय लोगों ने ही की। चाहे मोपाला विद्रोह की बात करें, चाहे संथाल विद्रोह में कानू भाइयों की बात करें, और चाहे हम बात करें देवी सिंह से अत्याचारों के खिलाफ किसानों के विद्रोह की। तो हर जगह जो स्थानीय लोग थे, इन स्थानीय लोगों ने ही अपने बीच में से एक नेता चुना और उस नेता के नेतृत्व में ही अपना विद्रोह शुरू किया। मैसूर के विद्रोह में सरदार मल्ला, वो भी एक साधारण सा किसान ही था। तो अगर हम नेतृत्व की बात करें तो अधिकतर विद्रोह की बात की जाती है तो उनमें से ज़्यादातर नेता उन्हीं के बीच से उभर कर आते हैं। तो विद्रोह शुरू होता है तो जनता के बीच से एक नया नेता उभरता है। लेकिन 1857 के विद्रोह की बात की जाए तो इनमें ज़्यादातर राजा महाराजाओं ने ही लीडरशिप करी थी, जबकि 1857 के विद्रोह से पहले जो विद्रोह हुए थे उनमें साधारण जनता ने लीडरशिप करी थी। भागीदारी की बात की जाए तो 1857 के विद्रोह से पहले जितने भी छोटे छोटे विद्रोह हुए थे इसमें साधारण किसान, आदिवासी, महिलाएं, ये सभी लोग थे, क्योंकि इनको ऐसा लगा कि हमें दमित किया जा रहा है, हमें शोषित किया जा रहा है, जो कि हमने उस विद्रोह में पढ़ा। तो ऐसे में पता चलता है कि सामाजिक स्तर पर उस समय भी जागरूकता थी, राजनीतिक स्तर पर लोगों में जागरूकता थी, उन्हें पता था अपनी बातें कैसे मनवाई जा सकती हैं। और यहाँ पर फिर वही एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ ली है। तो आई होप सो इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों के उत्तर देने में आप सक्षम हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन भी है कि हम कैसे कह सकते हैं कि किसान और आदिवासी विद्रोह के नेताओं में नेतृत्व की क्षमता थी। तो देखिए किसान और आदिवासी विद्रोह के नेताओं में नेतृत्व की क्षमता तो थी,
तभी तो उन्होंने बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों को एकजुट कर लिया था। लेकिन इन विचारों पर अस्त्र शस्त्र की कमी थी, राजनीतिक जागरूकता की कमी थी, ये राजनीतिक दांव-पेच नहीं समझते थे, इसलिए इनकी पराजय हुई। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की कमी थी। लीडरशिप तो पूरी थी, तभी उन्होंने पूरे के पूरे गाँवों को एकजुट कर लिया। और इसी प्रकार से क्या किसान और आदिवासी में किसी प्रकार की चेतना थी? तो बिल्कुल थी। अगर उनके अंदर चेतना नहीं होती, चेतना मतलब सोचने की शक्ति, तो विद्रोह करते ही क्यों? इन्होंने बड़े पैमाने पर पता क्या करा था? ढोल नगाड़े बजाकर लोगों को इकट्ठा करते थे, आग के गोले छोड़कर लोगों को इकट्ठा करते थे, लाल रुमाल बांटते थे ये लोग कि हाँ भाई जो लोग ये रुमाल को पकड़ेगा इसका मतलब है वो विद्रोह में शामिल होगा, जिसे विद्रोह में नहीं शामिल होना वो अभी भी हट जाए। बड़े पैमाने पर सभाएं होती थी, बड़े पैमाने पर योजनाएं बनाई जाती थी। ये कहा जाता था जब आक्रमण होगा तो इस प्रकार से इशारा कर दिया जाएगा कि सभी लोग मिलकर आक्रमण करेंगे, बड़े बड़े जुलूस निकाले जाएंगे, बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, भोजन और वस्त्र का पूरा जुगाड़ किया जाएगा, सभी लोग समानता की स्थापना की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे। इनका ये मानना था कि ब्रिटिश शासन से पहले हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी, हम वही फिर से चाहते हैं। तो इससे पता चलता है कि 1857 के विद्रोह में से पहले जो विद्रोह हुए थे, आदिवासियों के, किसानों के जो विद्रोह हुए थे, इसमें लोगों में चेतना थी। तो आई होप से इस किताब से, माफ़ कीजिएगा, इस चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। एक वैल्यू बेस ही क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।